पिछले क्लासेस के चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए हम लोग सेंटेंस के बारे में बात कर रहे थे। सेंटेंस के टाइप्स मैंने बताया था आपको, और उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम लोग तो नहीं गए थे, लेकिन उसके बारे में मैंने कम से कम एक इंट्रोडक्शन तो आपको दे ही दिया था। तो उसी कड़ी में आज मैं आपको समझाऊंगा। मैंने पहले भी बोल रखा है आपको कि मैं कभी भी पढ़ाऊँगा तो आपको इन डेप्थ एनालिसिस कराऊँगा चीज़ों का, इन डेप्थ में जा करके आपको सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा। तो मैं आपको ये बता रहा था कि जो सेंटेंस होते हैं 3 तरीके से डिवाइड हो जाते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन एंड ऑन द बेसिस ऑफ अदर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। अदर टाइप के कुछ सेंटेंसेस होते हैं, उनके भी बेसिस पे हम लोग सेंटेंस के टुकड़ों को सेंटेंस को बांट देते हैं। तो मैं आपको अभी ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में बताने को जा रहा था, जिसमें 3 सेंटेंसेस आते हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अभी इसके बारे में बताने से पहले मैं बताऊंगा सिर्फ सिंपल सेंटेंस के बारे में। सिंपल सेंटेंस होता क्या है, लेकिन सिंपल सेंटेंस को समझने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपको जानना जरूरी है। मैंने बोला ना कि मैं सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि सिंपल सेंटेंस होता क्या है, 4 सेंटेंस लिख करके आपको बता दूं, ऐसा नहीं करूंगा मैं बिल्कुल आपको ये बताऊंगा कि अगर सिंपल सेंटेंस होता, मैंने आपको बताया था फाइनाइट वर्ब क्या होता है। जो नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं उनके बारे में मैंने डिस्कशन नहीं किया, हालांकि मैं 1-2-4 सेंटेंस दे करके आपको बताया था कि अगर ये फाइनाइट वर्ब हैं, जो फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं, जो सब्जेक्ट और वर्ब के हिसाब से चेंज नहीं होते। सिर्फ इतनी सी डेफिनेशन काफ़ी नहीं है, उसके बारे में मुझे थोड़ा सा और जानना पड़ेगा। आपको सिंपल सेंटेंस बनाना अगर पूरी अच्छी तरीके से सीखना है, पूरी तरीके से जानना है कि सिंपल सेंटेंस बनते कैसे हैं, सिंपल सेंटेंस के पूरे स्ट्रक्चर को समझना है, तो मुझे आपको ये बताना पड़ेगा कि सिंपल सेंटेंस को बनाने के लिए कुछ और चीज़ें, कुछ और वेरिएंट, कुछ उसके और कंपोनेंट्स होते हैं, वो इस्तेमाल किए जाते हैं, तब जा कर के सिंपल सेंटेंस बनता है। तो उसके ऊपर मैं आऊँगा। सिंपल सेंटेंस को समझाने के लिए कुछ और चीज़ें आपको बतानी जरूरी हैं, जिसके ऊपर मैं आऊँगा। इसके पहले मैं थोड़ा सा अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं सूरज हूँ, आप लोगों का वेलकम करता हूँ अल्पाइन क्लासेस में। और देखिए, मैं लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए तो नहीं कहता, लेकिन अगर आपको फ्री सारे कोर्सेस आपको अवेलेबल चाहिए, अगर कोई आप तैयारी करते हैं, तो आप अल्पाइन क्लासेस की एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, और इसका टेलीग्राम चैनल भी है जो लिंक में दे दिया जाएगा, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लें, ताकि आपको लगातार अपडेट्स मिलती रहें सारी क्लासेस की। ठीक है, तो वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, हम अपने डिस्कशन पे वापस लौटते हैं। मैंने आपसे बोला कि सिंपल सेंटेंस को समझने के लिए हमको कुछ और कंपोनेंट्स हैं, उनको समझना पड़ेगा। डायरेक्ट सिंपल सेंटेंस के ऊपर न जंप करके उस कंपोनेंट को हम पहले समझने की कोशिश करते हैं। देखो, उसी सेंटेंस को उसी के कड़ी में 2-3 चीज़ें आती हैं। मैंने आपको बताया था कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है, मैंने आपको बताया था फाइनाइट वर्ब क्या होता है। फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होता है जो टेंस के हिसाब से और सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता रहता है। लेकिन एक और कैटेगरी आती है नॉन फाइनाइट वर्ब, जिसको बोलते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब के अंदर जब हम पढ़ेंगे तो इसको असल में पढ़ते हैं एडवांस वर्ब के चैप्टर में। तो नॉन फाइनाइट जब आप पढ़ रहे होंगे तो उसमें आपको एक जिरंड नाम का टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, इन्फिनिटिव एंड पार्टिसिपल पढ़ना पड़ेगा। ये जो तीनों काम करते हैं, ये एडवांस वर्ब के अंदर काम करते हैं, और इन्हीं को बोला जाता है नॉन फाइनाइट वर्ब। तो सिंपल सेंटेंस, मैंने बताया था कि सिंपल सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसके अंदर सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब होगा। सब्जेक्ट इसके चाहे जितने मर्जी हों, लेकिन फाइनाइट वर्ब एक ही होना चाहिए। जैसे बेसिकली होता क्या है कि अगर कोई काम करना है हमें, तो हमको सब्जेक्ट, जो अगर अलग अलग काम हो रहे हैं तो अलग अलग सब्जेक्ट लगा देते थे। राम किताब पढ़ता है तो राम रीड्स अ बुक, सीता खाना बनाती है, सीता कुक्स फूड, सीता स्कूल जाती है, सीता गोज़ टू स्कूल, है ना। तो यहाँ पे सब्जेक्ट अलग है, फंक्शन भी अलग है, ये दोनों सेंटेंस भी अलग हैं, अगर ये दोनों सेपरेट लिखे हुए हैं तो। अगर मैं ये कहता हूँ कि ये दोनों सेंटेंसेस को जोड़ करके एक सेंटेंस आपको बनाना है, इन दोनों सेंटेंसेस में दिए गए 2 वर्ब्स इस्तेमाल किए गए हैं, इन दोनों ऐसा कुछ करो, ऐसा जादू करो कोई, कि इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के बाद जो मेन वर्ब हमारा है, मेन वर्ब सिर्फ एक रह जाए, चाहे जितनी मर्जी नॉन फाइनाइट वर्ब का इस्तेमाल कर लो।
नॉन फाइनाइट वर्ब एक से ज़्यादा हो सकते हैं किसी सेंटेंस के अंदर, लेकिन फाइनाइट वर्ब जब भी होगा सिर्फ एक होगा, अगर हम सिंपल सेंटेंस बनाना चाहते हैं तब। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने लिखी हुई है, जिरंड, इन्फिनेटिव एंड पार्टिसिपल, ये किसके भाग हैं? ये नॉन फाइनाइट वर्ब कहे जाते हैं, इनको नॉन फाइनाइट वर्ब बोला जाता है। अब मैं बताता हूँ कि इन्फिनेटिव क्या होता है। देखो, इन्फिनेटिव जो होता है वो कैसे बनता है, इन्फिनेटिव देख लेते हैं पहले। देखो, जो फाइनाइट वर्ब होते थे हमारे, फाइनाइट वर्ब्स, हमारे जो फाइनाइट वर्ब्स होते थे वो सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से बदलते रहते थे। जो अगर हमारा सब्जेक्ट चेंज हो रहा है तो वो भी चेंज हो जाते थे। जैसे अगर सब्जेक्ट में लिखा हुआ है ही वेंट टू आगरा, ही वेंट टू आगरा, आई गो टू आगरा, ठीक है। अब यहाँ पे ही लिखा हुआ है और यहाँ पे हमने सेकेंड फॉर्म लगाया है। एक और सेंटेंस लिख देता हूँ, ही गोज़ टू आगरा। अब इससे क्या पता चल रहा है? देखो, यहाँ पे आई लगा था सब्जेक्ट। इन दोनों सेंटेंसेस को देखो, अगर यहाँ पे सब्जेक्ट आई लिखा हुआ है तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SIS नहीं लगा है, क्योंकि ये प्लूरल माना जाता है। आई जो होता है, आई को हम लोग प्लूरल के कैटेगरी में रख देते हैं प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में। तो आई अगर यहाँ पे प्लूरल का सेंस दे रहा है तो हम इसको SIS इसमें नहीं लगाते हैं। आपको पता है कि जब किसी नाउन के अंदर, देखो एक बहुत ही बेसिक सी बात समझना, जब नाउन के अंदर कभी SEIS जोड़ा जाता है, SEIS जोड़ा जाता है, तो ये क्या बन जाता है? प्लूरल बन जाता है। अगर किसी नाउन में SEIS जोड़ा जाता है तो बन जाता है प्लूरल। लेकिन जब किसी वर्ब के अंदर SIS जोड़ा जाता है, जब किसी वर्ब के अंदर यस या ES जोड़ दिया जाता है तो वो सिंगुलर बन जाता है। समझ आया बात? वो बन जाता है सिंगुलर, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मुझे मैंगो लिखना है, मैंगो किसी चीज़ का नाम है ना, मैंगो किसी चीज़ का नाम है। अगर इसको प्लूरल बनाना है, मैंगो क्या है? नाउन है। अगर इसको प्लूरल बनाना है, मतलब कि एक से ज़्यादा बनाना है, मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीपल्स में बनाना है, तो मुझे मैंगोज़ लिखना पड़ेगा, है ना, मैंगोज़ लिखना पड़ेगा। मैंने इसमें ES चिपका दिया, चूँकि ये एक नाउन था। नाउन को प्लूरल बनाने के लिए हम लोग SIS इसमें लगा देते हैं। लेकिन अगर वर्ब होता, जैसे यहाँ पे गो लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है गो, इधर देख लो तू, गो लिखा हुआ है। अगर गो को प्लूरल बनाना है, गो पहले से प्लूरल है, सॉरी, गो को अगर सिंगुलर बनाना है, गो पहले से क्या है? प्लूरल है। इस प्लूरल को बनाना है अगर सिंगुलर, तब क्या करोगे? SIS जोड़ोगे। समझ आया बात? यानी कि ये क्या था? सिंगुलर था, ये क्या है? प्लूरल है। समझ आया? और इधर देखो उल्टा हो गया, इधर क्या है? प्लूरल है, ये प्लूरल में लिखा हुआ है और ये क्या बन गया? सिंगुलर बन गया। यानी कि अगर मुझे कोई नाउन को बनाना है प्लूरल, तब ऐसे ये जोड़ूंगा। अगर किसी नाउन को, अगर किसी वर्ब को बनाना है सिंगुलर, तब ऐसे ही जोड़ूंगा। या ऐसे कह सकता हूँ कि अगर किसी कोई सिंगुलर वर्ब लिखा हुआ है तो ऐसे हटाने के बाद वो प्लूरल बनता है। समझ आया ना? तो अब इतनी बातें मैं मिटा देता हूँ। लिखा हुआ है कि आई गो टू आगरा। आई क्या है? प्लूरल है, इसके साथ गो लगा हुआ है। ही क्या है? सिंगुलर है, इसके साथ भी देखो सिंगुलर वर्ब लगा है। यानी ये ही और आई, ये दोनों डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे वर्ब कौन सा आएगा। यानी ये सब्जेक्ट और इसका टेंस कौन सा। ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट होने की वजह से यहाँ पे गो लगा है, लेकिन ये पास्ट का इंडेफिनिट है, इसलिए यहाँ पे वेंट लगा है। तो यानी टेंस ने डिसाइड किया कि सब्जेक्ट, टेंस ने डिसाइड किया कि यहाँ पे वर्ब कौन सा होगा। ये जो वर्ब है इसको किसने डिसाइड किया? एक बार तो इसने, टेंस ने डिसाइड किया, टेंस ने डिसाइड किया कि यहाँ पे कौन सा वर्ब आएगा। और यहाँ पे देख रहे हो इन दोनों सेंटेंसेस से ये भी पता चल रहा है कि जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो गो लग रहा है, जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो गो लग रहा है, जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो ES लगा करके हमने गोज लिख दिया।
तो ये भी हमको पता चल गया कि सब्जेक्ट के हिसाब से भी ये हमारा चेंज हो रहा है। तो ऐसे सभी वर्ब को क्या बोलते हैं? फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइनाइट वर्ब। ये तो बात हो गई फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं, इसके पहले भी मैं बता चुका हूँ। अब मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, आप लोग नोट कर लेना इसको। अब मैं इसको हटा देता हूँ। अब समझते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में मैंने बताया, अभी पिछली स्लाइड में लिखा हुआ था नॉन फाइनाइट वर्ब्स। नॉन फाइनाइट वर्ब में पहली बात समझते हैं हम लोग इन्फिनिटिव क्या होता है। इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव कैसे बनता है? टू, किसी वर्ब के पहले टू जोड़ने से। देखो देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना, वर्ब के साथ जब हम लोग इन्फिनिटिव की बात करते हैं तो इन्फिनिटिव कैसे बनता है? वर्ब में हम लोग टू लगा देते हैं, वर्ब के पहले जस्ट टू लिख देंगे तो बन जाएगा इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव कैसे काम करता है? इन्फिनिटिव या तो नाउन का काम कर सकता है ना, नाउन की तरह से भी इस्तेमाल किया जा सकता है इन्फिनिटिव को। और नाउन का काम क्या होता है? नाउन या तो किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है या किसी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो सकता है। ये बात सबको पता है। कितनी बार मैंने बताया, जब मैं नाउन के शुरुआती चैप्टर्स में था, जब मैं नाउन का इंट्रोडक्शन दे रहा था, प्रोनाउन का इंट्रोडक्शन दे रहा था, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बेसिकली इंट्रोडक्शन दे रहा था, उस टाइम में मैंने बताया था कि सबका फंक्शन अलग अलग क्या होता है, इसीलिए मैंने बताया था। तो जो इन्फिनिटिव होता है वो देखो एक नाउन का काम करता है, और नाउन या तो सब्जेक्ट हो सकता है सिर्फ किसी सेंटेंस का, है ना, या तो वो ऑब्जेक्ट हो सकता है किसी सेंटेंस का, यानी सेंटेंस के शुरू में भी आ सकता है और वर्ब के बाद में भी आ सकता है। समझ आ रहा है इतना बात? जैसे मुझे बोलना है रीड, रीड इज अ गुड हैबिट। मैं ये क्या बोलना चाह रहा हूँ? रीड इज अ गुड हैबिट, पढ़ना एक अच्छी आदत है। अगर आप रोज़ कुछ पढ़ते हैं तो ये बड़ी अच्छी आपकी आदत है। किताबें पढ़िए, कुछ अच्छी चीज़ें पढ़िए, आर्टिकल्स पढ़िए अखबारों की, तो उससे आपका एक नॉलेज भी बढ़ता है और आपकी सोचने की, समझने की और रीजनिंग की शक्ति बढ़ती है। समझ आपका बढ़ता है धीरे धीरे, और आप बहुत सारी चीज़ों में बेहतर हो पाते हैं। तो रीड इज़ क्या है? रीड इज़ गुड हैबिट। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो पढ़ने की एक्टिविटी है ना, पढ़ने की एक्टिविटी का आप नाम ले रहे हैं, उस पढ़ने की एक्टिविटी का जब नाम ले रहे हैं तो ये तो है एक नाउन, और नाउन यहाँ पे हमने लिखा हुआ है वर्ब। तो इस वर्ब को अगर हम नाउन बना दें तो हमारा काम हो जाएगा, यानी हमने इसको इस्तेमाल कहाँ पे किया? सब्जेक्ट के जगह पे इस्तेमाल किया। तो या तो मैं इसको टू रीड कर दूँ, टू रीड इज़ अ गुड हैबिट, इसका मतलब हो गया कि पढ़ना, यानी पढ़ाई करने की जो एक्टिविटी उसकी बात कर रहे हैं अब हम। तो पढ़ना क्या है? पढ़ना एक अच्छी आदत है। तो यहाँ पे टू रीड लिख सकते हैं, या इसको हटा करके हम लोग और क्या लिख सकते हैं? रीडिंग भी लिख सकते हैं, रीडिंग। समझ में आया? तो इन्फिनिटिव क्या होता है? इन्फिनिटिव किसी वर्ब के पहले टू लगा करके, उसमें जब हिंदी में मतलब निकालोगे तो बेसिकली उसका मतलब ना नीने के साथ निकलता है। पढ़ना, जाना, खाना, ना नीने लग रहा है ना, तो उसके पहले किसी वर्ब के पहले अगर आप टू लगा देते हैं तो वो हो जाता है इन्फिनिटिव। तो ये तो चूँकि मेन वर्ब नहीं था, हमने क्या बताया? अगर सिंपल सेंटेंस बनाना है तो सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक ही मेन वर्ब आना चाहिए, दूसरा कोई मेन वर्ब नहीं आ सकता। चूँकि ये एक वर्ब है, लेकिन जैसे ही आपने इसके साथ टू लगाया, अब ये फाइनाइट वर्ब नहीं रह गया। फाइनाइट वर्ब मतलब कि मेन वाला वर्ब नहीं लग गया। मैंने बताया ना कि सिंपल सेंटेंस के अंदर नॉन फाइनाइट वर्ब चाहे कितना भी लगा दो, हज़ारों लगा दो, मतलब नहीं उससे, लेकिन फाइनाइट वर्ब तो सब एक ही होनी चाहिए बस। तो यहाँ पे देखो ये जो इज़ लगा हुआ है ये प्रेजेंट टेंस को दिखा रहा है ना, हालांकि ये कोई मेन एक्शन वाला वर्ब नहीं है, एक्शन कोई नहीं कर रहा है ना, ये सिंपल प्रेजेंट में लिखा हुआ है, सिंपल सेंटेंस में लिखा हुआ है। इज़ एक यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है, हालांकि ये एक्शन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये अब एक्शन वर्ब नहीं रह गया। जैसे ही आपने इसके साथ टू लगाया, ये क्या बन गया? ये बन गया इन्फिनिटिव। और इन्फिनिटिव ने इस सेंटेंस को ये बता दिया, इस सेंटेंस को बना दिया सिंपल सेंटेंस, ठीक है। क्यों सिंपल सेंटेंस बना दिया? क्योंकि सिंपल सेंटेंस के अंदर हम जानते हैं कि दो फाइनाइट वर्ब नहीं रह सकते। तो फाइनाइट वर्ब ये पहले था, जैसे ही टू लगाया नॉन फाइनाइट बन गया, और इज़ हमारा ठीक है फाइनाइट वर्ब है, तो एक फाइनाइट वर्ब और ये पूरा सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यानी कि एक सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। तो सिंपल सेंटेंस के अंदर क्या होता है? बेसिकली सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब इस्तेमाल होता है। इतना सबको समझ में आ गया? तो मैं इसको सिर्फ अभी आपको एक सिंपल सेंटेंस बताने के लिए सिर्फ इतना आपको समझा रहा हूँ, लेकिन मैं फिर से एक बार वापस आऊँगा
एडवांस वर्ब जब पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर इन सारी चीज़ों को फिर से एक बार डिटेलिंग में पूरे डिस्कस करूंगा, ठीक है। उसके हम लोग बहुत सारे वेरियस तरीके के चैप्टर्स भी करेंगे, एक्सरसाइज भी करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना समझना है कि जब आप इन्फिनेटिव लगाते हैं तो किसी वर्ब के पहले अगर टू लगा देते हैं तो वो बन जाता है इन्फिनेटिव। ये एक नाउन इन्फिनेटिव हो सकता है, एडजेक्टिव का भी काम कर सकता है, एडवर्ब का भी काम कर सकता है। और कभी कभी कोई किसी भी सेंटेंस के अंदर कोई भी इन्फिनेटिव नहीं लगता। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, लेट हर टॉक टू मी, लेट हर टॉक टू मी, उसे मुझसे बात करने दो। यहाँ पे लेट क्या है? ये लेट है मेन वर्ब, यही हमारा फाइनाइट वर्ब है, समझ आया? ये फाइनाइट वर्ब है। अब यहाँ पे देखो टॉक भी लिखा है ना, जब ये मेन वर्ब है सेंटेंस, हालांकि इंपेरेटिव सेंटेंस को बिलोंग करता है। इंपेरेटिव सेंटेंस में कोई भी सेंटेंस लेट से भी चालू हो सकता है, किसी मेन वर्ब से भी चालू हो सकता है, बेसिकली मेन वर्ब से ही चालू होता है। तो लेट से चालू, लेट यहाँ पे मेन वर्ब है, ठीक है, लेट मेन वर्ब है। तो ये क्या है? ये भी तो मेन वर्ब है। तो नहीं, ये मेन वर्ब है, यही फाइनाइट वर्ब है, यही मेन काम कर रहा है। और ये तो एक इन्फिनेटिव है, लेकिन इसके सामने तो टू नहीं लगा है। तो ये बात हमेशा याद रखो, जब लेट लग जाता है ना, तो लेट के साथ कभी भी हम लोग इन्फिनेटिव का यूज़ नहीं करते। तो लेट हर टू टॉक टू हिम नहीं होगा, लेट हर टू टॉक टू मी। तो यहाँ पे टू नहीं लगा करके हम लोग क्या, लेट हर टॉक टू मी, है ना। लेट मी वॉश माई क्लोथ, लेट मी वॉश माई क्लोथ, मुझे अपना कपड़ा धुलने दो। तो लेट मी टू वॉश अगर लिख दोगे, ये टू लगा दोगे जैसे, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि है ये इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव के बिना इस्तेमाल नहीं हुआ है। लेकिन कैसा इन्फिनेटिव है? तो बेयर इन्फिनेटिव है। बेयर इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है कि जब किसी वर्ब के साथ उसको हम इन्फिनेटिव मानते ज़रूर हैं, लेकिन दिखाते नहीं है कि ये इन्फिनेटिव है, तो उसको बोलते हैं बेयर इन्फिनेटिव। बेयर का मतलब होता है बिना। जैसे कभी अपने दोस्त से यार से मिलने जाते हैं आदमी ना, तो बड़े दिन के बाद मिलता है तो नंगे पाँव ही दौड़ के पहुंच जाता है, तो बेयर फूट पहुंच जाता है वो। तो बेयर फूट का मतलब कि बिना चप्पलों के ही वो पहुंच गया, ठीक है। जैसे सुदामा अपने श्री कृष्ण क्या मिलने गए थे, तो श्री कृष्ण चले आए थे बेयर फूट। तो उसी तरीके से बेयर का मतलब मैं बता रहा हूँ कि बेयर का मतलब होता है बिना, ठीक है। तो बिना इन्फिनेटिव के भी वो इस्तेमाल हो जाता है। तो यहाँ पे ये बेयर इन्फिनेटिव ही यूज़ हुआ है, ठीक। तो इन्फिनेटिव के वेरियस तरीके हैं, अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होता है। बेसिकली आपको क्या याद रखना है कि अगर आपको कोई सिंपल सेंटेंस बनाना है, ठीक है, अगर आपको कोई सिंपल सेंटेंस बनाना है तो आपको सिर्फ आपको एक ही फाइनाइट वर्ब का इस्तेमाल करना है। और इन्फिनेटिव तो एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, इन्फिनेटिव तो आप भर भर के इस्तेमाल कर सकते हैं किसी सेंटेंस के अंदर, ठीक है। तो या ये सब्जेक्ट हो सकता है या तो ये ऑब्जेक्ट हो सकता है। इतना सबको समझ में आ गया। अब आते हैं जिरंड क्या होता है। जिरंड असल में किसी सेंटेंस का किसी वर्ब के अंदर अगर आईएनजी लगा दोगे, है ना, किसी वर्ब के अंदर अगर आईएनजी लगा देंगे किसी वर्ब के साथ तो बन जाता है जिरंड। लेकिन कंडीशन है। कंडीशन क्या है? अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ही इज़ गोइंग। सर ये जिरंड है क्योंकि गो लगा हुआ है, गो के साथ आईएनजी लगा दिया तो ये जिरंड बन गया। नहीं बना, है ना। ये बताना यहाँ पे देखो, यहाँ ये हेल्पिंग वर्ब है, ये इसका मेन वर्ब है, समझ में आया। तो ये हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब है, तो कैसे कहोगे कि ये जिरंड है? जिरंड के लिए ज़रूरी है कि ये नाउन की तरह फंक्शन करे। और जैसे ही मैं बोलता हूँ कि नाउन की तरह फंक्शन करे तो क्या क्लियर हो जाता है यहाँ से, या तो ये सब्जेक्ट हो सकता है या तो ये ऑब्जेक्ट हो सकता है। जैसे ही मैं बोलता हूँ कि जिरंड एक नाउन एज अ नाउन लिखा हुआ है ना, नाउन की तरह काम करने का मतलब क्या है? नाउन की सारी शक्तियाँ इसके अंदर आ गई। और नाउन फंक्शन कैसे करता है? या तो सब्जेक्ट होता है किसी सेंटेंस का, या तो किसी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो यहाँ पे ही इज़ गोइंग, यहाँ पे जिरंड नहीं है, यहाँ पे मेन वर्ब है, यहाँ पे एक एक्शन है। यहाँ पे क्या है? ये एक्शन है, जाने का काम हो रहा है, ये यहाँ पे ये एक्शन को दिखा रहा है ना। लेकिन मैं बोलता हूँ वॉकिंग, वॉकिंग इज यूजफुल, वॉकिंग इज यूजफुल। टहलना लाभदायक है, टहलना फ़ायदेमंद है। तो जब टहलना की बात कर रहे हो ना, तो ये एक एक्शन की बात नहीं कर रहे हो, यहाँ पे एक एक्टिविटी की बात कर रहे हो। उस एक्टिविटी का नाम है, समझ आया बात। तो एक्टिविटी का जब नाम हो जाएगा, ये नाउन की तरह से फंक्शन करने लगा ना। अब ये नाउन कहाँ पे इस्तेमाल हुआ है? सब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल हुआ है। तो कोई भी वर्ब में जब आईएनजी लगा देते हो, वैसे वॉक की बात करता तो वॉक क्या है? एक वर्ब है। लेकिन जैसे ही वॉक के अंदर मैंने आईएनजी जोड़ा,
ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा बन गया नाउन। और इस नाउन का मतलब क्या है, इस वॉकिंग का मतलब क्या है, इस वॉकिंग का मतलब होता है टहलने की जो एक्टिविटी है, टहलने की का जो काम है उसका नाम बताया जा रहा है कि टहलना स्वास्थ्य के लिए क्या है, अच्छा है, टहलना उपयोगी है। तो ये एक एक्टिविटी का नाम है, इसलिए ये हो गया नाउन। और नाउन एज कैसे इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल हुआ है। एक और सेंटेंस देखते हैं, आई लाइक, मुझे पसंद है, आई लाइक स्विमिंग, आई लाइक स्विमिंग, मुझे तैरना पसंद है, ठीक है, मुझे तैरना पसंद है। तो आई लाइक स्विमिंग, अब यहाँ पे जो स्विमिंग वर्ड लिखा हुआ है क्या बता रहा है, कोई एक्टिविटी हो रही है, नहीं, मैं पसंद करता हूँ। एक्शन तो ये है लाइक करना, मैं क्या करता हूँ, ये जो मैं है ये किसके बारे में बात कर रहा है, ये जो एक्टिविटी है ना, ये जो स्विमिंग लिखा हुआ है उसको स्विमिंग करना पसंद है, तो उसको क्या करना पसंद है, तो स्विमिंग करना पसंद है। एक्शन तो ये हो गया, लेकिन इस एक्शन का ट्रांसफ़र, इस एक्शन का जो असर है उसकी किस चीज़ के ऊपर ट्रांसफ़र हो रहा है, स्विमिंग के ऊपर। उसको क्या पसंद है, तो स्विमिंग पसंद है। तो स्विमिंग क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ना, किसी एक्टिविटी का नाम है, और इस एक्टिविटी का नाम कहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट नहीं, यहाँ पे सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ था आईएनजी के फॉर्म में, तब यहाँ पे ये जेरंड था, लेकिन कैसे इस्तेमाल हुआ था, सब्जेक्ट की जगह पे। यहाँ पे भी ये जेरंड है, एक एक्टिविटी का नाम है, और कैसे इस्तेमाल हुआ है, ऑब्जेक्ट की जगह पे। समझ आ गया सबको। तो जेरंड क्या होता है, इन्फिनेटिव क्या होता है, आपको इतना समझ अब आ चुका होगा। अब मैं आगे चलता हूँ, थोड़ा सा बात करते हैं पार्टिसिपल के बारे में, ठीक है। देखो पार्टिसिपल क्या होता है, पार्टिसिपल या तो एक, देखो यहाँ मैं जेरंड लिखता हूँ, जेरंड क्या है, जेरंड भी एक वर्ब होता है ना, जेरंड भी एक वर्ब होता था जिसके अंदर आईएनजी लगाते थे। पार्टिसिपल भी एक वर्ब ही होता है, पार्टिसिपल भी एक वर्ब होता है जिसके अंदर हम लोग क्या लगाते हैं, ये भी एक वर्ब ही होता है, इसको भी वर्ब से ही बनाया जाता है। ये किसका काम करता है, नाउन का काम करने लगता है। समझ आया बात, यही लिखा था ना, जो जेरंड होता है नाउन का काम करने लगता है, लेकिन साहब ये नाउन का काम नहीं करता है, ये एडजेक्टिव का काम करता है। यही फ़र्क है इन दोनों में, ये क्या काम करता है, एडजेक्टिव का काम करता है। अच्छा मैंने तुम्हें बताया था बहुत अच्छे से, कितनी बार डिस्कस किया है, एडजेक्टिव का काम वर्ब की अगर थर्ड फॉर्म है तो वो भी कर सकता है, और वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म है तो वो भी किसी एक्टिविटी का काम कर सकती है। समझ आ गया। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, ये एक तो वर्ब होता है लेकिन ये कैसे काम करता है, एडजेक्टिव के तौर पे काम करता है। ये भी एक वर्ब होता है लेकिन ये नाउन की तरह से काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके कुछ टाइप्स होते हैं, इसके कुछ टाइप्स होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनता है, वर्ब में आईएनजी जोड़ दो। जैसे मैं बोलूँ शोर सुनकर कुत्ता जाग गया, शोर सुनकर कुत्ता जाग गया यानी क्या, शोर सुनकर कुत्ता जाग गया, हियरिंग द नॉइज, हियरिंग द नॉइज, है ना, द डॉग वेक अप। अभी जो हियरिंग द नॉइज है ना, ये कुत्ता क्यों जागा, ये कुत्ता जागा क्यों, ये कुत्ता क्यों जागा, इसलिए जागा क्योंकि उसने आवाज़ को सुना। तो ये जो पूरा फ्रेज है किसकी तरफ दिखा रहा है, इसी कुत्ते के तरफ इशारा कर रहा है ना, ये एडजेक्टिव की तरह से यूज हुआ है ये पूरा फ्रेज, है ना। और यहाँ पे जो हियरिंग लिखा हुआ है ना, ये किसकी विशेषता बता रहा है, डॉग के विशेषता बता रहा है कि कुत्ता कैसे जागा है, शोर की आवाज़ सुन करके, शोर की को सुन करके वो जाग गया। तो ये क्या है, ये एडजेक्टिव बता रहा है, ये एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा है, किसी नाउन की तरह से काम नहीं कर रहा। किसी सेंटेंस का ना तो ये सब्जेक्ट है ना ही ऑब्जेक्ट है। लेकिन मैंने जब लिखा था वॉकिंग, वॉकिंग इज़, तो जैसे ही मैंने वॉकिंग बाद इज़ लगाया तो वॉकिंग क्या बन गया, नाउन बन गया ना, वो सब्जेक्ट की जगह पे काम कर रहा था ना। लेकिन जब यहाँ पे देखो हियरिंग द नॉइज़, ये पूरा फ्रेज जो है, ये हियरिंग द नॉइज़ लिखा हुआ है जो फ्रेज, ना तो ये किसी सब्जेक्ट का नाउन है, ना तो ये किसी सब्जेक्ट का ना तो ये किसी सब्जेक्ट का सॉरी नाउन कह रहा हूँ मैं, सब्जेक्ट ना तो है और ना ही किसी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे डॉग के बाद वेकअप लिखा है, यहाँ पे जो एक्शन कर रहा है वो डॉग कर रहा है, और इस डॉग के बारे में कौन सी विशेषता बताई जा रही है कि डॉग कैसे जाग गया, आवाज़ सुन करके। समझ में आया। तो ये खासियत बताया जा रहा है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है।
अभी कुछ और सेंटेंस मैं करवाऊंगा जिसकी मदद से आपको समझ में आ जाएगा। तो ये मोटा मोटा याद रखो कि जब कभी इन्फिनेटिव होता है तो टू, किसी वर्ब के आगे अगर टू लगा देते हो तो इन्फिनेटिव बन जाता है, ठीक है। और वो इन्फिनेटिव कैसे इस्तेमाल हो सकता है, या तो वो सब्जेक्ट हो सकता है किसी सेंटेंस का, या तो वो ऑब्जेक्ट हो सकता है। उसी तरीके से अगर जिरंड की बात करें तो जिरंड में वर्ब में आईएनजी लगाना पड़ता है, और आईएनजी लगाने के बाद वो सब्जेक्ट का काम कर सकता है या तो ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है। ये दोनों बातें क्लियर है। अब आ जाते हैं पार्टिसिपल के पास। पार्टिसिपल भी कैसे बनता है, वर्ब में आईएनजी जोड़ने से बनता है। लेकिन फ़र्क क्या है, इसका फ़र्क इससे करो, पार्टिसिपल का फ़र्क जेरंड से करो। जेरंड क्यों अलग है, क्योंकि ये नाउन की तरह से काम करता था। पार्टिसिपल इससे अलग क्यों है, क्योंकि ये एडजेक्टिव की तरह से काम करेगा, ठीक है। अब आते हैं एक दो हम लोग सेंटेंस देखेंगे तब उसमें ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगा। अभी मैंने आपको एक कंसेप्ट समझा दिया है, ठीक है। उसके बाद अच्छा, जो चीज़ें बताई जाती हैं वो कम से कम अपने पेन पेपर ले करके बैठा करो हाथ में, और हमेशा उसको नोट किया करो। जिस सीक्वेंस में पढ़ाया जाता है उसी सीक्वेंस में, मैं सीक्वेंस का बड़ा ध्यान देता हूँ, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों को जिस तरीके से बता रहा हूँ बिल्कुल इसी तरीके से लेकर आप चलते रहो, ठीक, तब आपको समझ आ जाएगा। देखो यहाँ मैंने कुछ सेंटेंस लिखा हुआ है जिनको आपको मैं बताऊँगा कि यहाँ पे किस तरीके से ये इस्तेमाल हुए हैं। पहला लिखा है सेंटेंस, डूइंग दिस वर्क इज़ माई प्लेजर। अभी देखो डूइंग दिस वर्क लिखा हुआ है ना, पेन ले लेता हूँ। लिखा डूइंग दिस वर्क इज़ माई प्लेजर। अभी देखो डूइंग दिस वर्क कितना बड़ा फ्रेज है ना, इसके बाद क्या आया है, वर्ब आया हुआ है, यानी ये कैसे काम कर रहा है, ये एक नाउन की तरह, मतलब ये एक सब्जेक्ट की जगह में काम कर रहा है ना, ये सब्जेक्ट की जगह में काम कर रहा है। और ये जो डूइंग वर्ब लगा, डूइंग वर्ड लिखा हुआ है, डूइंग दिस वर्क इज़ माई प्लेजर। अब ये पूरा का पूरा तो एक फ्रेज है, लेकिन डू के साथ आईएनजी लगा करके मैंने यहाँ पे क्या बना दिया है, इसको जेरंड बना दिया है, समझ आया। फिर आगे लिखा हुआ है आई लव डूइंग इट, आई लव डूइंग इट। अब यहाँ पे लिखा है आई, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट, ये वर्ब है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, आई लव डूइंग इट। आई लव डूइंग इट में ये डूइंग क्या है, जेरंड है, और जेरंड ये किस तरीके से काम कर रहा है, एज एन ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, ठीक है। आई सॉ हिम डूइंग समथिंग, आई सॉ हिम मैंने उसे देखा, क्या करते हुए, मैंने उसे देखा, डूइंग समथिंग वो कुछ कर रहा था, मैंने उसको देखा जब तो उसको कुछ करते हुए देखा। अच्छा, एक और चीज़ मिस हो गई बताने में कि जब पार्टिसिपल का हिंदी मतलब निकाल के देखोगे ना तो उसका मतलब ये निकल के आएगा हुआ, करके, ऐसा करने के बाद। जब पास्ट पार्टिसिपल रहेगा तो उसमें करने के बाद का सेंस आएगा, है ना। या जब आईएनजी वाला रहेगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल रहेगा, तब उसमें उसका सेंस निकल करके आएगा हुआ या करके, है ना। जैसे बोलते एक सेंटेंस है कि आई सॉ वॉकिंग एलिफेंट, मैंने एक हाथी को चलते हुए देखा। यानी एक हाथी ऐसी थी, उस हाथी की विशेषता क्या थी कि वो चल रही थी, है ना। उस हाथी की विशेषता बताया जा रहा है, और ये विशेषता बताने वाला वर्ड कौन है, वॉकिंग। वॉकिंग में मैंने वॉक में आईएनजी लगा करके इसको क्या बनाया, आईएनजी वाले फॉर्मेट में ले गया। अब मैंने इसको क्या बनाया है ये बात सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल होने के बाद पता चलेगी। एलिफेंट के पहले लिखा हुआ है, एलिफेंट की विशेषता बता रहा है कि एलिफेंट कैसा था, वॉक करता हुआ था। ऐसा एलिफेंट देखा जो वॉकिंग कर रहा था, वॉक कर रहा था, समझ में आया। तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। और मैंने अभी क्या बताया, ऐसा वर्ड जो आईएनजी के फॉर्मेट में आ करके वो जो एडजेक्टिव का काम करे उसको जेरंड मत बोल देना, उसको बोलते हैं पार्टिसिपल। जेरंड तब बोलोगे जब वो नाउन का काम करे। इतना समझ में आ रहा है ना। तो वही यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे डूइंग समथिंग, आई सॉ हिम, मैंने उसको देखा, क्या करते हुए, कुछ करते हुए देखा। ये डूइंग यहाँ पे इस कुछ करते हुए इसकी तरफ इशारा कर रहा है, और ये एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, इसलिए ये पार्टिसिपल है। फिर लिखा हुआ है सॉ हिम डू समथिंग, मिस्टेक हो गया इसको टाइपिंग करने में। ऊपर आगे चलते हैं। फिर लिखा हुआ है टू प्ले फुटबॉल इज़ गुड फॉर हेल्थ। अब यहाँ पे लिखा हुआ टू प्ले फुटबॉल इज़ गुड फॉर हेल्थ। अब ये टू प्ले लिखा हुआ है, देखो ये वर्ब है, वर्ब के जस्ट पहले टू लगा हुआ है। इसके पहले टू लगा करके इसको इन्फिनेटिव था ना, इन्फिनेटिव को देखो यहाँ सब्जेक्ट के जगह पे इस्तेमाल किया गया है। टू प्ले फुटबॉल, फुटबॉल खेलना, है ना। ये क्या है, ये एक्टिविटी है,
इसके साथ हमने अगर प्ले फुटबॉल रहता तब गलत हो जाता, फुटबॉल खेलना इसको ये कहने का सेंस है। यहाँ पे ये क्या है, इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव को हमने कैसे इस्तेमाल कर लिया, सब्जेक्ट की जगह पे, तो ये नाउन का काम करता है इन्फिनेटिव, अभी बताया था मैंने ना। फिर आगे लिखा हुआ है आई लव प्लेइंग फुटबॉल। अब यहाँ पे जो प्लेइंग वर्ड, ये जो प्लेइंग वर्ड है ये देखो ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है। आई लव प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल, मुझे फुटबॉल खेलना पसंद है। तो फुटबॉल खेलना, ये खेलने की एक्टिविटी का नाम है ना, और ये इस एक्टिविटी को कहाँ पे लिखा गया, ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखा गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा जेरेंट हो जाएगा। जब पार्टिसिपल आएगा ना तो समझ जाओगे तुम कि यहाँ पे एडजेक्टिव बताया जा रहा है, ये फुटबॉल की विशेषता थोड़ी ना बता रहा है ना। इसमें हुआ करके का सेंस नहीं आ रहा ना कि मैंने फुटबॉल खेलते हुए ऐसा कुछ, है ना, मैंने फुटबॉल को खेलते हुए प्यार किया, या मैं प्यार करता हूँ फुटबॉल को खेलते हुए। फुटबॉल खेलता है कुछ, फुटबॉल तो कोई एक्टिविटी थोड़ी करेगा, है ना। तो ये एक्टिविटी जो है वो फुटबॉल बॉल की तरफ नहीं इशारा कर रही है। तुम्हें सेंस इतना समझना पड़ेगा, है ना, तभी समझ आएगा चीज़ें। फिर आगे चलते हैं। फिर लिखा आई केम टू प्ले विद यू, मैं तुम्हारे साथ खेलने के लिए आया। आई केम टू प्ले विद यू। अब देखो यहाँ पे टू प्ले लिखा हुआ है ना, ये जो टू प्ले है, प्ले के साथ टू लगा करके इसको क्या बना दिया गया, इन्फिनिटिव बना दिया गया। और जो केम वर्ड लिखा हुआ है, केम जो लिखा हुआ है वो क्या हमारा मेन वर्ब है। तो फाइनाइट वर्ब ये हो गया, और ये जो टू लगा दिया हमने ये नॉन फाइनाइट हो गया। तो बन गया ना सिंपल सेंटेंस। कहाँ हमने दो वर्ब इस्तेमाल किया, एक ही वर्ब इस्तेमाल किया और हमने बना दिया सेंटेंस को। आई हैव सम क्लोथ्स टू वॉश, मेरे पास कुछ कपड़े हैं, है ना। आई हैव, यहाँ पे ये पोजेशन वाला वर्ब इस्तेमाल हुआ है। हैज़, हैव, हैड, ये पोजेशन के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, अधिकार बताते हैं। आई हैव अ कार, आई हैव अ साइकिल, आई हैव अ काऊ, मेरे पास गाय है ना। आई हैव मेनी थिंग्स टू डू, मेरे पास बहुत कुछ है करने को। तो मैं किसी चीज़ का पोजेशन बता रहा हूँ कि कोई चीज़ मेरे पास है या मेरे पास नहीं है, तो वहाँ पे हैव या हैज़ या हैव लगाते हैं, ठीक है, हैज़, हैव और हैड। तो यहाँ पे मेन वर्ब ऑफ ये पोजेशन है, अधिकार बता रहे हैं। क्या है मेरे पास, मेरे पास कुछ कपड़े हैं, क्या करने के लिए, धोने के लिए। तो जो इन्फिनिटिव होता है उसका सेंस ना नीने के साथ भी आता है और के लिए भी का भी सेंस निकलता है, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कि मैं पढ़ने के लिए स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल टू स्टडी, है ना, पढ़ने के लिए। तो जो पढ़ने के लिए जिसका हिंदी में मतलब निकल रहा क्या रहा है ना, उसी के जस्ट पहले टू चिपका देना, तो उसका मतलब कंप्लीट हो जाएगा। तो यही आप लिखा आई हैव सम क्लोथ्स, मेरे पास कुछ कपड़े हैं, टू वॉश, धुलने के लिए। तो धुलने के लिए जो वर्ड आया है ना ये है, तो इन्फिनेटिव हमने लगा दिया। अगर इन्फिनेटिव ना लगाते तब दोनों दो हो जाते तुम्हारे पास फाइनाइट वर्ब, और एक सेंटेंस के अंदर फाइनाइट वर्ब तो दो इस्तेमाल हो ही नहीं सकता अगर वो सिंपल सेंटेंस है तो। या तो कोई क्लॉज इस्तेमाल होता तब तो कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाता ना, जिसको मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं है। उनको पढ़ाऊँगा, लेकिन अभी इसको जब एक बार ख़त्म कर लूँ अच्छे से तब। सिंपल सेंटेंस अगर आपको बनाना आ गया तो बाकी जो दो सेंटेंसेस हैं, कंपाउंड सेंटेंस या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर दो अलग अलग सिंपल सेंटेंस को ही जोड़ करके आपको कोई सेंटेंस बनाना रहेगा। जब एक बड़ा सा सेंटेंस लिखा रहता है तो वो सिंपल सेंटेंसेस के ही बहुत सारे क्लॉजेस उसमें जोड़ दिए जाते हैं। समझ आ रहा है ना। तो इसीलिए पहले सिंपल सेंटेंसेस को समझना इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बाद ही आगे बढ़ना है। ही कैन हेल्प यू फिनिश द वर्क। अब यहाँ पे देखो फिनिश लिखा हुआ है, इसके पहले टू नहीं लगा है, ही कैन हेल्प। यहाँ पे ये जो है यही मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुए हैं। कैन हेल्पिंग वर्ब हो गया मेन, ये मॉडल है, और मेन ये जो हेल्प है वो हमारा फाइनाइट वर्ब है। तो ही कैन हेल्प, वह मदद कर सकता है तुम्हारी, ही कैन हेल्प यू, वह तुम्हारी मदद कर सकता है। क्या करने के लिए, फिनिश द वर्क, काम को ख़त्म करने के लिए। अब यहाँ पे काम को ख़त्म करने के लिए टू लगा देना चाहिए था ना, लेकिन टू नहीं लगा है। यहाँ पे किसका सेंस का इस्तेमाल हुआ, कौन सा वाला इन्फिनेटिव है, तो इन्फिनेटिव तो है सरकार, लेकिन कौन सा, तो बेयर इन्फिनेटिव है। यहाँ पे इन्फिनेटिव न के नहीं वाला इन्फिनेटिव है ना, इसके साथ इन्फिनेटिव नहीं लगा है, तो मान लेना कि इन्फिनेटिव लगा है ना, इन्फिनेटिव यहाँ पे लगा, लेकिन ये बेयर इन्फिनेटिव का कंसेप्ट है। वी प्रिटेंडेड टू हैव फिनिश द होमवर्क। अब इसको देखो पैसिव में लिख दिया गया है। वी प्रिटेंडेड, हमने प्रिटेंड किया, टू हैव फिनिश द होमवर्क, हमने ऐसा प्रिटेंड किया जैसे ऐसा मालूम चला है जैसे हमने होमवर्क कर लिया हो, है ना। तो ये वाला सेंस निकल गया। अभी देखो इसको पैसिव में लिखा हुआ है, इसलिए टू हैव फिनिश्ड लिखा हुआ है, समझ में आ गया। तो टू हैव, ये जो टू का जो पैसिव फॉर्मेट होता है वो यहाँ पे इस्तेमाल किया गया, हालांकि ये है इन्फिनेटिव ही ना। तो यहाँ पे क्या मेन वर्ब, फाइनाइट वर्ब तो प्रिटेंडेड हो गया, फाइनाइट वर्ब प्रिटेंडेड हो गया, और उसके बाद ये हमारा इन्फिनेटिव है, तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, तब भी ये क्या है, सिंपल सेंटेंस है। आगे चलते हैं। हैविंग फिनिश्ड इट, इसको ख़त्म करने के बाद, आई स्टार्टेड समथिंग न्यू, मैंने कुछ नया चालू कर दिया। अब यहाँ पे देखो हैविंग फिनिश्ड, ख़त्म करने के बाद,
ये फिनिश क्या है, एक वर्ब है, लेकिन इसके पहले मैंने हैविंग लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना। देखो पार्टिसिपल के अंदर मैंने बताया था ना कि इसके साथ पार्टिसिपल कैसा हो सकता है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो सकता है, या तो मतलब वर्ब के साथ आईएनजी लगा दो पार्टिसिपल बन जाएगा। अगर इसको तुम लोग बना एडजेक्टिव की जगह इस्तेमाल करते हो तो यह पार्टिसिपल है। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर ये एडजेक्टिव है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म भी इस्तेमाल हो जाएगी। परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगता है। समझ में आ गया? इसका सेंस क्या निकल के आता है कि ये चीज़ करने के बाद मैंने वो किया, है ना, तो एक काम खत्म होगा दूसरा चालू होगा। तो ऐसा सेंस निकालने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। हालांकि ये तीनों पार्टिसिपल ही हैं, लेकिन तीनों अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होते हैं। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बोला जाता है वर्ब की आईएनजी, ये पास्ट पार्टिसिपल बोला जाता है, ये परफेक्ट पार्टिसिपल बोला जाता है। समझ में आ गया ना? तो ये 3 टाइप हैं पार्टिसिपल के। मैं धीरे धीरे बताते बताते लगभग सभी बता दिया। मैं ये बोल रहा था एडवांस वर्ब में, फिर भी मैं एडवांस वर्ब में पढ़ाऊँगा इसे, ठीक है। गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे वही इस्तेमाल हुआ था कि हैविंग, एक मिनट लिखा हुआ है यहाँ पे ना, हैविंग फिनिश्ड इट, इसको ख़त्म करने के बाद, हैविंग फिनिश्ड इट, इसको ख़त्म करने के बाद आई स्टार्टेड समथिंग न्यू। तो ये क्या हो गया, ये तो हो गया पार्टिसिपल का पार्ट, ये तो नॉन फाइनाइट है, तो फाइनाइट वर्ब मेरा यही बचा, आई स्टार्टेड। ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। और कौन सा सेंटेंस है, किस सेंटेंस से बिलोंग करता है, तो सिंपल सेंटेंस से बिलोंग करता है। इट इज़ ईजी टू मीट यू, ये बड़ा आसान है। इट इज़ ईजी, फाइनाइट वर्ब। टू मीट यू, इन्फिनिटिव, नॉन फाइनाइट वर्ब, सिंपल सेंटेंस है ना। आगे चलते हैं। माई हार्ट इज़ ब्रोकन, मेरा दिल टूटा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे ब्रोकन का 2 सेंस आएगा। माई हार्ट अगर ये पैसिव के फॉर्म में देखोगे तो मेरा दिल तोड़ा जाता है, इसका मतलब आ जाएगा मेरा दिल तोड़ा जाता है। समवन ब्रेक्स माई हार्ट, ये इसका एक्टिव फॉर्म है। अगर इसको पैसिव में बदलोगे तो क्या हो जाएगा, माई हार्ट। अब ये चूंकि प्रेजेंट का इंडेफिनिट है तो इज एमआर लगता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो माई हार्ट इज थर्ड फॉर्म ब्रोक का, तो माई हार्ट इज ब्रोकन। माई हार्ट इज ब्रोकन बाई समवन लिख सकते हो, लेकिन इसका जरूरत नहीं लिखने का, है ना, ये क्योंकि ये वेग वर्ड माने जाते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने बताया था ना कि पैसिव वॉइस का जरूरत इसीलिए पड़ता है क्योंकि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होता है वो इंपॉर्टेंट। मेरा दिल टूट गया, ये बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रदर कि किसने तोड़ा है उससे, ठीक है। तो इसको मैं लिखूंगा नहीं। तो माई हार्ट इज़ ब्रोकन, तो समझ में आया सेंस ना। समवन ब्रेक्स माई हार्ट, कोई मेरा दिल तोड़ता है, ये इसका एक्टिव फॉर्म है। और इसी बात को मैंने पैसिव में कैसे कह सकता था, मेरा दिल तोड़ा जाता है, ठीक है। कौन तोड़ता है उससे मतलब नहीं, मेरा दिल तोड़ा जाता है। तो ये इसका पैसिव फॉर्म था। लेकिन इसका सेंस एक तो ये निकलता है कि मेरा दिल तोड़ा जाता है, दूसरा सेंस इसका क्या निकलता है, माई हार्ट इज़ ब्रोकन का, मेरा दिल टूटा हुआ है। जब इसको टूटा हुआ है कहोगे, इसका मतलब क्या, कलेजे की तुम्हारे दिल की विशेषता क्या है कि वो टूटा हुआ है, उसके फ्रेगमेंटेड में है ना, उसके टुकड़े हुए हैं। तो तुम्हारे दिल की खासियत क्या है, वो टूटा हुआ है। ये हार्ट का क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। और ये क्या हो गया, तब ये एडजेक्टिव हो गया। यानी जब ये एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है तब ये क्या कहलाएगा, तब ये कहलाएगा पार्टिसिपल। और पार्टिसिपल कौन सा, पास्ट पार्टिसिपल। समझ में आ गया, तब ये पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल। लेकिन जब ये टेंस के इस्तेमाल पे हुआ है तब इसको तुम बोल दोगे कि यहाँ पे ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्योंकि पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगी है, लेकिन कैसे इस्तेमाल हुआ है, ये एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। समझ में आ गया, तो इसको बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल। और पैसिव के हिसाब से देखोगे तो इसको बोलोगे ये पैसिव वाला सेंटेंस लिखा हुआ है और ये वर्ब की सिर्फ थर्ड फॉर्म है। यहाँ पे ये नहीं बोलोगे ये विशेषता बता रहा है, विशेषता यहाँ पे बता रहा है। समझ में आया, हालांकि दोनों सेंटेंस सेम ही है। आगे चलते हैं, कुछ सेंटेंसेस और हैं। आई हैड नो मनी, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, मेरे पास आई हैड नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं। आई कुड नॉट गिव इट टू एनीबडी, मैं इसे किसी को नहीं दे सकता। कुछ सेंटेंसेस हैं जिसको आपको बनाना है ना, आप को बनाना, इसको जोड़ करके मैं आपको इसको सारे को लिख लेना, सबको लिख लेना कॉपी में अपने, और इसको बनाने की कोशिश करना। पहला लिख लेना, इसके जगह छोड़ देना, बीच में अपने से बनाना, ठीक है। मैं तब भी बता देता हूँ एक बार, लेकिन आप लोग ज़रूर से एक बार इसको ट्राई करना। लिखा हुआ आई हैड नो मनी, आई कुड नॉट बाई इट, आई कुड नॉट गिव
इट टू एनीबडी। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं इसे किसी को दे नहीं सकता, तो ये कह सकता हूँ ना, आई हैड नो मनी। इसको जोड़ना हो, अगर एक सेंटेंस बनाना हो तो क्या लिखोगे, आई हैड नो मनी। ये हटा दो, ये हटा दो, आई हैड नो मनी टू गिव इट टू एनीबडी। जैसे ही टू के साथ मैंने टू, गिव के साथ मैंने टू लगाया, ये बन गया नॉन फाइनाइट। अब देखो ये सेंटेंस जुड़ भी गया, आई हैड नो मनी टू गिव इट टू एनीबडी। मेरे पास पैसे नहीं है किसी को देने के लिए, ये वाला सेंस निकल गया ना, और ये इन्फिनिटिव बन गया। तो दो सेंटेंस को हमने जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बना दिया। आगे देखो, ही हैज़ 3 सन्स, उसके 3 बेटे हैं। ही हैज़ टू एजुकेट देम, उसको उनको पढ़ाना है। तो उसके पास कितने बच्चे हैं, ही हैज़ 3 सन्स। ठीक है, यहाँ तक लिख दो, काट दो इसको, ही हैज़ 3 सन्स टू एजुकेट, यहाँ से लिख दो, ठीक है, टू एजुकेट देम। उसके पास 3 लड़के हैं, क्या करने के लिए, पढ़ाने के लिए। तो ही हैज़ 3 सन्स टू एजुकेट देम। ठीक, फिर आगे देखते हैं, ही इज़ वेरी वीक, वो बहुत कमज़ोर है। ही कैन नॉट रन, अब इसको कैसे लिखोगे। अब देखो एक और चीज़ मैं बता देता हूँ तुम्हें, देखो अगर मुझे किसी सेंटेंस को चेंज कर, जैसे लिखा हुआ था उसमें ना कि ही इज़ वेरी वीक, दूसरा सेंटेंस लिखा था ही कैन नॉट रन, वो बहुत कमज़ोर है, वो चल नहीं सकता। इस सेंटेंस को मुझे जोड़ करके एक सेंटेंस बनाना है, वो भी कौन सा, सिंपल सेंटेंस। तो मैं कैसे करूँगा, मैं इसको एक सेंटेंस में तुमको एक कंसेप्ट सिखाता हूँ। देखो टू अगर लगा दीजिए, टू, टी डबल ओ की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। टी डबल ओ का मतलब 2 होता है, इसका मतलब एक तो होता है भी, और इसका मतलब एक और होता है निगेटिविटी को दिखाने के लिए, है ना। कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कम है तब तो टू लगाते हैं। जैसे किसी को ये मत बोल देना कि यू आर टू गुड, अगर तुम इसको ये बोल दोगे ना यू आर टू गुड का मतलब समझते हो क्या होता है। तुम्हें लग रहा है कि तुमने उसकी तारीफ बहुत ज़्यादा कर दी, लेकिन तुम गलती कर गए। जैसे ही तुमने बोला कि यू आर लुकिंग टू गुड, तो यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ही इज़ वेरी वीक, ही कैन नॉट रन, वो इतना कमज़ोर है, ये वो बहुत कमज़ोर है, वो चल नहीं सकता है। मैं कंसेप्ट आपको बताने जा रहा था, एक टू वर्ड आता है, टू, समझ लेना इसको ठीक से, कि ये जो टू होता है इसका 2 सेंस निकलता है। पहली बात तो इसका मतलब क्या होता है, हिंदी में भी होता है, ठीक है, और दूसरा इसका मतलब होता है निगेटिविटी के सेंस में ये इस्तेमाल हो जाता है। तो मैं ये बता रहा था कि अगर कभी भी आप किसी को बोल देते हैं टू गुड, ठीक है, तो इसका मतलब समझते हो क्या हो जाता है, तुम उसकी तारीफ़ नहीं कर रहे हो, तुम ये उसको बोलना चाह रहे हो यार तुम आज तो बहुत अच्छे दिख रहे हो। तो बहुत अच्छे दिखने का मतलब उसको मैं ये मत बोल देना कि यू आर लुकिंग टू गुड, तो ये गलत हो जाएगा। टू का मतलब ये होता है कि इतने अच्छे दिख रहे हो ना जितना तुमको नहीं दिखना चाहिए, समझ आया। तो ये निगेटिविटी को दिखाता है। जैसे मैं बोलूँ कि चाय बहुत ज़्यादा गर्म है, यानी इतनी गर्म है कि मैं इतनी गर्म होनी नहीं चाहिए बेसिकली। तो मैं इतना गर्म किसी चीज़ को दिखा रहा हूँ, मैं उस चाय को इतना गर्म बता रहा हूँ जितना नहीं होना चाहिए, एक आइडियल कंडीशन में नहीं है। तो ये आइडियल कंडीशन, जैसे कोई चीज़ अगर अति से भी ज़्यादा हो जाता है तो वो चीज़ बुरी हो जाती है ना। किसी भी चीज़ की अति हो, चाहे कितनी भी अच्छाई हो, अच्छी चीज़ की भी अगर अति हो जाती है तो बुरा बन जाता है। तो वही सेंस में ये किसी चीज़ की अतिशयता को दिखाता है, किसी भी चीज़ की एक्सट्रीम छोर को दिखा देता है, ठीक है ना। तो किसी को टू गुड नहीं बोल सकते, यू आर लुकिंग वेरी गुड बोल दो, ये बेहतर है। यू आर लुकिंग टू गुड बोल दोगे इसका मतलब कि वो इतना अच्छा दिख रहा है जितना उसको नहीं दिखना चाहिए, तो ये भी तो गड़बड़ है। तो टू निगेटिविटी के सेंस में इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो और ये एक यहाँ पे और एक भी लिखा है, उसका भी मतलब समझ लो। एक बड़ा कॉमन सा सेंटेंस है और ये रियल लाइफ में डेली गलती होती है, मैं तो उसको क्लियर कर दे रहा हूँ। जैसे तुमने किसी लड़की को बोला आई लव यू, ठीक है, तो वो बदले में अगर तुमको ये बोलती है कि आई लव, तुमने क्या बोला, तुमने बोला आई लव यू, उसने बोल दिया आई लव यू टू, है ना। अभी इसको हटा देते हैं। उसने बदले में तुमसे क्या बोल दिया, आई लव यू टू, तो इसका सेंस क्या होता है। ये जो टू वर्ड है मैंने अभी बताया ना, इसका हिंदी में सेंस क्या निकलता है, भी।
तो आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और यहाँ पे जो लिखा हुआ आई लव यू टू, तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं तुमसे भी प्यार करती हूँ। अब इसका मतलब समझते हो क्या होता है? मैं तुमसे भी प्यार करती हूँ का मतलब हो गया कि मैं किसी और से भी करती हूँ। समझ आया? तो ये टू जो वर्ड है ना, अगर लास्ट में किसी सेंटेंस के लगा दिए तो भी तो मतलब निकलता है, लेकिन उसका अर्थ का अनर्थ हो गया। तो अगर वो तुमसे ये वाला सेंटेंस बोलती है तो समझ जाओ कि मामला गड़बड़ है। अगर वो ये बोलती है आई टू लव यू, अब यहाँ पे टू सेंटेंस का ये जो टू का प्लेसमेंट है वो बिल्कुल ठीक है। आई टू लव यू का मतलब क्या है? मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। तुम ये नहीं सुनना पसंद करोगे कि तुमने किसी को बोला कि आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो बदले में तुम्हें ये जवाब मिल जाए कि मैं तुमसे भी प्यार करती हूँ। बजाय ये सुनने के तुम ये सुनना पसंद करोगे कि हाँ मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। तो मैं भी वाले में तुम ही हो, सिर्फ तुम ही हो जो जिससे वो प्यार करती है। लेकिन जब तुमको ये बोला जाता है कि मैं तुमसे भी प्यार करती हूँ, जो टू का प्लेसमेंट लास्ट में हो जाता है सेंटेंस की, तब ये पूरा अर्थ का उसका सेंटेंस का सेंस ही चेंज कर देता है। ठीक है, तो मैं बेसिकली क्या बता रहा था, जो टू होता है ये दो सेंस लेकर के चलता है। एक तो इसका मतलब होता है भी, और दूसरा सेंटेंस का मतलब इसमें निगेटिविटी का सेंस छुपा होता है। ठीक है, तो किसी भी एडजेक्टिव के पहले अगर आप लगा देंगे टू को तो ये निगेटिविटी का सेंस देने लगता है। ठीक, तो इसी निगेटिविटी के सेंस की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, उसका फ़ायदा उठा करके हम इसको सेंटेंस को बनाने की कोशिश करेंगे। ही इज़ वेरी वीक लिखा हुआ है, ही इज़ वेरी वीक, ही कैन नॉट रन, ये दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं। ठीक है, ही इज़ वेरी वीक, ही कैन नॉट रन, ये दोनों अलग अलग सेंटेंसेस हैं। इनको जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो क्या लिख दोगे? वह इतना कमज़ोर है कि वो चल नहीं सकता। तो इतना कमज़ोर है तो वीक के पहले टू लगा दो, यानी वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है ना। मैंने बताया ना, टू लगाने से किसी चीज़ की निगेटिविटी शो करते हैं हम लोग। तो वह इतना कमज़ोर है, ही इज़ टू वीक, ये लिख सकता हूँ ना, ही इज़ टू वीक। क्या नहीं कर सकता? टू वॉक, रन लिखा हूँ ना, टू रन, ही इज़ टू वीक टू रन। वह इतना कमज़ोर है दौड़ने के लिए, मतलब वह बहुत ज़्यादा कमज़ोर है दौड़ने के लिए, ये सेंस निकल के आया। तो इसका सेंस क्या निकल जाएगा? वह बहुत ज़्यादा कमज़ोर है दौड़ने के लिए, इसका मतलब ये हो गया कि वह इतना कमज़ोर है कि वो चल नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता। देखो इसमें कहीं नॉट का इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि नॉट का काम तो इस टू ने कर दिया ना, क्योंकि टू ही तो है जो निगेटिविटी दिखा रहा है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मैं भी थक गया हूँ। तो अभी आगे के बहुत सारे सेंटेंसेस बचे हैं जो हम लोग अगले स्लाइड में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।